हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। तो मेरा नाम है शिवम। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स कैफ़े। अभी आप वीडियो नंबर 11 देखना शुरू कर चुके हैं। अब से पहले 10 टोटल वीडियोस हमारे चैनल पे इस सीरीज़ से रिगार्डिंग आ चुकी हैं, जो है हमारी नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कशन के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि नीट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आप सीख पाएँ कि कैसे उनको सॉल्व किया जाता है और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो आप अब से पहले वाली सारी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक दे दिया है। तो चलिए हमारी वीडियो नंबर 11 के साथ शुरू करते हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हमारे मोशन इन 2 डायमेंशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। वैसे हमारी सीरीज़ के चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और समझेंगे साथ में कि ये कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कुछ इस प्रकार से है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर। ये क्वेश्चन वेक्टर के बारे में है। ये बोल रहा है कि 2 वेक्टर को ऐड करते हैं तो उतना मैग्नीट्यूड आता है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी उतना ही मैग्नीट्यूड आता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के 2 अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, जो मैं स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ। आपको मे भी ये फॉर्मूले पता होंगे। तो कुछ इस प्रकार से है ये फॉर्मूला। अगर 2 वेक्टर को आप ऐड करते हो, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड आप देखना चाहते हो, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या होता है? थीटा होता है इट इज़ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उसी तरीके से अगर आप माइनस कर रहे हो, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको पता होगा वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एक टाइप से ये भी एडिशन ही होता है, बस ये ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन बोला जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है, बिल्कुल सेम है वैसे, बिल्कुल एक छोटा सा डिफरेंस है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मतलब फॉर्मूले में सिर्फ एक माइनस का फ़र्क है, पूरे में माइनस नहीं आता है, सिर्फ एक माइनस आता है। जैसे ऊपर में प्लस 2ab cos थीटा है, नीचे में माइनस 2ab cos थीटा है। तो ये एडिशन के बारे में बात कर रहा है ऊपर वाला फॉर्मूला, नीचे वाला सब्ट्रैक्शन का। दोनों ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। ये कहता है कि ये दोनों फॉर्मूले इक्वल हैं, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे इक्वल आता है। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर देते हैं। तो अगर आप दोनों को इक्वल करोगे और दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा will be equal to a square plus b square minus 2ab cos थीटा। यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा। जैसे कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2ab cos थीटा को उधर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 4ab cos थीटा विल बी इक्वल टू 0। इसको देख के समझ में आता है यार ए 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये अपने आप में वेक्टर है, कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा। बी 0 नहीं हो सकता, ओके। 4 तो एक वैल्यू है, ये भी 0 नहीं होगी। तो आप इस इक्वेशन से जस्टिफाई कर सकते हो कि इसका मतलब जो cos थीटा है वो 0 होगा, और cos थीटा अगर 0 है तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 होता है cos 90 में। इसका मतलब जो आपके थीटा का वैल्यू आया है वो है 90 डिग्री, या फिर अगर रेडियन में बात करें तो π/2 रेडियन। एक तो ये सिंपल सा तरीका है, आप इससे कर सकते हो। पॉजिटिव वाला वैल्यू रख दो, नेगेटिव वाला सब्ट्रैक्ट करके जो आता है उसका फॉर्मूला, दोनों को इक्वल रखो, सॉल्व करो, स्क्वायर करके आराम से थीटा 90 डिग्री आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट चाहो तो दिमाग में इमेजिन करके भी कर सकते हो कि यार 2 वेक्टर को कैसे ऐड करें और कैसे सब्ट्रैक्ट करें कि बिल्कुल उनका रिजल्टेंट सेम आए। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ इसको कि किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो उसको। देखो, अगर ए वेक्टर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपको इस डायरेक्शन में, और बी वेक्टर इससे 90 डिग्री पे है, ये रहा बी वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा? किसी वेक्टर के सामने माइनस लगाने का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है, बट वो दूसरी डायरेक्शन में मतलब 180 डिग्री घूम जाता है। तो माइनस बी वेक्टर नीचे की तरफ बन जाएगा, बट उसकी जो लेंथ होगी वो एग्जैक्टली बी के बराबर होगी। तो ये वाला वेक्टर हुआ माइनस बी वेक्टर। अगर आपसे कहा गया कि ए और बी दोनों का रिजल्टेंट बताइए, तो आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे ए और बी के बिल्कुल पैरेलल लाइन खींच के, और आप कहोगे कि ये जो बीच में से जा रहा है ये वाला वेक्टर, ये है ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये जो नीचे वाला वेक्टर है, नीचे वाला मतलब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर की वजह से जो बन रहा है ये है हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर।
अब ये जो दोनों लेंथ हैं ये इक्वल तभी हो सकती हैं जब ए और बी के बीच में जो आपका ये एंगल है ये 90 डिग्री गिवन हो। इसके अलावा कोई भी अगर आप एंगल कर दोगे तो ये कभी भी इक्वल नहीं होने वाले, ये बात याद रखिएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर दो वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा है वो लेस देन 90 है, जैसे यहाँ पे तो 90 है, अगर 90 से छोटा होता तो क्या होता वो भी एक बार समझ लीजिएगा। जैसे कि मैं इस डायग्राम में बता देता हूँ, अगर ये रहा ए वेक्टर और ऐसे रहा बी वेक्टर और ये थीटा 90 डिग्री से छोटा है, तो इन दोनों को मिला के एक पैरेललोग्राम आप बनाओगे तो ये बीच में जो वेक्टर बन रहा है ये है a प्लस बी। और अगर आप b से माइनस बी वेक्टर बनाना चाहो तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, माइनस बी वेक्टर, और आप इसका भी एक पैरेललोग्राम बना लीजिएगा। ये नीचे वाला वेक्टर जो मैं बना रहा हूँ ये है a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 से छोटा है तो इसका ये मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो ये मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। क्या है मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 से छोटा है तो उनका एडिशन ज़्यादा आएगा और सब्ट्रैक्शन कम आएगा, और इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर ये थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो जाता, मतलब 90 से ज़्यादा 120 हो गया, 130 हो गया, 150 हो गया, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा हो जाता और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाता। मतलब अगर थीटा 90 से ज़्यादा है तो वेक्टर को जोड़ने पे छोटी वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, और अगर घटाने की बात करें तो वो वैल्यू बड़ी आएगी। तो दिमाग में ये बात रखनी है, थीटा 90 पे दोनों इक्वल आएंगे। थीटा 90 से कम है तो ए प्लस बी ज़्यादा होगा, ए माइनस बी कम होगा, और थीटा अगर 90 से ज़्यादा है तो ए माइनस बी मतलब सब्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा और ए प्लस बी कम होगा। तो ये मैंने 2-3 क्वेश्चन एक साथ आपके कवर कर दिए हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए करते हैं हमारे वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2, या फिर आप कह लीजिए हमारे चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं ये कहना क्या चाहता है। इफ वेक्टर ए आपको दिया हुआ है cos ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप, एंड बी cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप एंड साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप आर फंक्शंस ऑफ टाइम। मतलब दो वेक्टर हैं जो टाइम के फंक्शन है। टाइम के फंक्शन से क्या समझते हैं आप लोग, जब भी कोई चीज़ किसी का फंक्शन होती है तो वो चीज़ बदलने पे पहले वाली चीज़ बदलने लग जाती है। जैसे यहाँ पे हम बात करें कि टाइम जैसे जैसे चेंज होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने लगेंगे। तो आप कह सकते हो कि ए और बी वेक्टर टाइम के फंक्शन है। आपको मैथ्स में अगर फंक्शन आपने पढ़ा होगा तो वो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बाद में क्या बोलता है, देन द वैल्यू ऑफ टाइम टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो यहाँ पे एक टर्म हमने नया सीखा देखा, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब आई होप आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आप क्लास 12th में अगर पास कर चुके हैं, नीट की आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है कोई भी दो वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर आपको प्रूफ करना है कि दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो उसकी क्या कंडीशन है, तो आपने दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा वेक्टर में। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से आप समझा सकते हो कि 90 डिग्री है या नहीं। जैसे आपको पता होगा, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अगर आपका वैल्यू डॉट करने के बाद 0 आ रहा है तो आप इससे ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये वेक्टर जो दो हैं वो आपस में 90 डिग्री हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर ए बी कॉस थीटा का वैल्यू कहीं 0 आ रहा है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। अभी अभी पिछले वाला क्वेश्चन करके आए हैं हम लोग कि थीटा अगर 90 डिग्री है तो cos 90 0 हो जाएगा। तो अगर a डॉट बी का वैल्यू कहीं से 0 आपने प्रूफ कर दिया, इसका ये मतलब है कि दोनों वेक्टर आपस में कैसे हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल। तो आपने दो वेक्टर अपने क्वेश्चन में देखे हुए हैं, आपको दे रखे हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। अगर वो 0 के इक्वल रख देंगे आप तो वहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा। एक और तरीका होता है डॉट को करने का, दूसरा फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू a1b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये फॉर्मूला a1 b1 a2 b2 a3 b3 ये है क्या, a1 a2 और a3 हैं जो आपका a वेक्टर है उसके i j और k के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है। b1 b2 b3 क्या है, जो b वेक्टर के साथ i j और k के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो उससे ये दूसरा फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ से निकाल लेते हैं जरा कंडीशन और इसको इक्वल रख देंगे किसके, 0 के। तो आइए करते हैं जरा। a1 का वैल्यू a वेक्टर से आपको समझ में आ रहा होगा जो i के साथ मल्टीप्लाई में है cos ओमेगा t। b1 का वैल्यू जो b वेक्टर में i के साथ मल्टीप्लाई में है उसका वैल्यू हो गया cos
ओमेगा टी बाय 2। उसके बाद प्लस करते हैं, उसके बाद a2 का वैल्यू है जो j के साथ मल्टीप्लाई में है a वेक्टर के साथ साइन ओमेगा टी। और जरा b2 की वैल्यू बात करें अगर, तो b2 आ जाएगा साइन ओमेगा टी बाय 2। a3 और b3 दोनों का वैल्यू 0 है। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि ना तो a वेक्टर में k का कंपोनेंट है ना तो b वेक्टर में k का कंपोनेंट है, तो a3 b3 0 हो ही गया। इज इक्वल टू 0, क्या ये कोई फॉर्मूला है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हाँ जी, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस का साइन आएगा कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में, कॉस ए कॉस बी प्लस ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है? ओमेगा टी, और बी का काम कौन कर रहा है? ओमेगा टी बाय 2। तो चलिए दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाय 2, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0 के। मैं इस लाइन से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये तो मेरा फॉर्मूला था जो मैंने बीच में लिखा। आगे इसकी अगर बात करें कि ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाय 2 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी बाय 2, और 0 मतलब ये है कॉस पाई बाई 2। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। फिर आप ओमेगा टी बाई 2 को पाई बाई 2 से कंपेयर कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। 2 ने 2 को मार दिया, और यहाँ से आप फर्दर टाइम का वैल्यू निकाल सकते हैं पाई बाय ओमेगा। तो क्या ये टाइम हमारे किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है? जी, ऑप्शन नंबर 1 पाई बाई ओमेगा। तो मेरा तरीका आपको समझ में शायद आ गया होगा। क्या करना है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हों। अब 90 डिग्री के लिए क्या करें? दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर पुट कर दो। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया आपको, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, उसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए। फिर 0 का वैल्यूज cos पाई बाई 2 रख लीजिएगा, दोनों को कंपेयर कर दीजिएगा, टाइम आ जाएगा पाई बाय ओमेगा जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो अब देखते हैं हमारी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 और हमारे चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। वेक्टर ए बी एंड सी आर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अभी पुराने क्वेश्चन में सीख के आए हैं कि अगर दो वेक्टर का डॉट 0 है तो मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ओके ठीक है, आप कह रहे हो कि ए डॉट बी 0 है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 का मतलब है अगर ए वेक्टर ईस्ट की तरफ है तो पक्का है इसके परपेंडिकुलर ही हमारा रहेगा ये बी वेक्टर। ठीक है, हमने एवं ही मान लिया, कोई भी वेक्टर मान लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज ऑल्सो 0। इसका मतलब ए सी के साथ भी परपेंडिकुलर है। ओके, ओ का परपेंडिकुलर तो बना लेते हैं ए सी। सी किधर भी बना लीजिए आप, मैंने मान लिया जेड एक्सिस की तरफ, ये रहा मेरा सी वेक्टर। ओके सही है। उसके बाद कह रहा है देन द वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर इज, आपसे पूछ रहा है मुझे ये बताओ कि ए वेक्टर के पैरेलल कौन सा वेक्टर होगा। ए एक्स की तरफ मान लिया, बी वाई की तरफ मान लिया और सी जेड की तरफ मान लिया, क्योंकि ए बी के साथ परपेंडिकुलर है और ए सी के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो मैंने एक ऐसा एक्स वाई जेड एक्सिस के हिसाब से मान लिया। 3D में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा। क्रॉस प्रोडक्ट से मेरा मतलब है दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं बीच में क्रॉस लगा के। उसमें आपने सीखा होगा अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस कर रहे हो, आइए डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ, उसको समझते हैं एक बार क्या मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस करते हो, मान लिया ये कोई वेक्टर है P और आपने इसका क्रॉस किया Q के साथ और आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, मतलब ऊपर से ऐसे P से Q की तरफ, तो आप कॉर्क स्क्रू रूल लगाएंगे। मतलब अगर मैं इस पेन को ऊपर से क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो ये नीचे की तरफ मोशन करेगा, अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये नीचे जाएगा। उसी तरीके से अगर P का Q के साथ क्रॉस किया जाएगा तो जो नया वेक्टर बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट करके P क्रॉस Q, वो हमेशा इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। अगर P क्रॉस Q करते हैं तो नीचे की तरफ परपेंडिकुलर, अगर Q क्रॉस P करते हैं जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा इसको अगर मैं, तो ये प्लेन से बाहर की तरफ आएगा। मतलब एक नेक्स्ट वेक्टर अगले वाला वो प्लेन के ऊपर चला जाएगा, उसको मैं कहूँगा Q वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो वेक्टर आता है वो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है जिनका क्रॉस किया गया है। जैसे P और Q का अगर मैं क्रॉस करूंगा तो चाहे मैं P का Q के साथ क्रॉस करूं चाहे Q का P के साथ क्रॉस करूं, दोनों का वैल्यू उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा जिस प्लेन में P और Q रखे हुए हैं। ठीक है, ओके। अब आप ध्यान से समझो, मुझे A के पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो A के पैरेलल वेक्टर या तो B क्रॉस C से आएगा
या सी क्रॉस बी से आएगा। दोनों में से एक ही ऑप्शन है। क्यों? अगर मैं बी का सी के साथ क्रॉस करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बी कुछ इस तरीके से है, सी मेरी तरफ है, अगर मैं क्रॉस करता हूँ मतलब इस तरीके से मेरी तरफ, तो आप चाहे तो ये वाला रूल लगा सकते हैं, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अगर आप फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करोगे तो थंब पीछे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ए के पैरेलल हो गया। बी क्रॉस सी ए के पैरेलल आ सकता है। अगर मैं सी को बी की जगह मान लेता और बी को सी की जगह मान लेता तो उल्टा भी ट्रू था, मतलब बी क्रॉस सी भी सही है और सी क्रॉस बी भी सही है। तो कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बी क्रॉस सी, ये एकदम सही आंसर है। अगर इसमें एक ऑप्शन होता सी क्रॉस बी तो वो भी सही आंसर हो सकता था, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ए बी सी किस किस तरफ है, हम तो किसी भी तरफ मान सकते हैं। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि दो का क्रॉस करने पे जो नया वेक्टर बनता है वो उनके प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। तो जो बी और सी हैं उनके प्लेन के परपेंडिकुलर ए है, मतलब इन दोनों का क्रॉस करने पे जो नया वेक्टर बनेगा वो ए के पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, दोनों में से एक ही केस है। तो इसने पूछा है पैरेलल कौन सा है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, मतलब बी क्रॉस सी इसका सही आंसर है। तो चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं हमारी वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है, अ पार्टिकल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। मतलब अर्थ के ऊपर कोई पार्टिकल हमने फायर किया है किसी एंगल पे, मान लेते हैं वो एंगल थीटा दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में ऐसे वैल्यू गिवन नहीं है, बट स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल इस तरीके से जाता है जाता है जाता है, फाइनली ग्राउंड से आके टकरा जाता है। ठीक है, ये अर्थ की बात कर रहे हैं हम कि अर्थ पे कुछ ऐसा हो रहा है। अर्थ की ग्रेविटी हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखी है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लेनेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अब कोई दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन करा रहे हैं, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं, जरा इसी के साइड में बनाते हैं डायग्राम। किसी दूसरे प्लेनेट के सरफेस के ऊपर ये क्या कर रहा है, कोई दूसरा पार्टिकल फेंक रहा है, बट ये कह रहा है कि एंगल सेम है, मतलब थीटा उतना ही है, बट मैंने स्पीड को चेंज कर दिया, स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे क्या बोलता है, follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल का पाथ। वो कह रहे हैं कि जो सेम ट्रेजेक्ट्री अर्थ वाले पार्टिकल की है, मतलब जितनी रेंज मतलब जहां से फेंका और जहां पे जाके गिरा, वो जो रेंज है, वो जो रास्ता है, वो जो हाइट है, बिल्कुल सेम ट्रेजेक्ट्री है। मतलब इसका रेंज जो पहले वाले का अगर मैं कह रहा हूँ आर है कि ये आर डिस्टेंस दूर गिरा है, तो दूसरे वाला पार्टिकल भी उस दूसरे प्लेनेट के ऊपर आर डिस्टेंस ही दूर गिरा होगा, कुछ ऐसा ये बोल रहा है। मतलब ट्रेजेक्ट्री दोनों की सेम है, तो क्या चेंज हुआ होगा, स्पीड बदलने के बाद भी ट्रेजेक्ट्री चेंज नहीं हो रही, मतलब जो वहाँ पे जो ग्रेविटी का वैल्यू है, जो वहाँ पे जी का वैल्यू है, हो सकता है वो बदल गया हो। तो मैं इसको जी को जी डैश मान लेता हूँ, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी को जी बोला है, तो प्लेनेट की ग्रेविटी को जी डैश, कोई दूसरा वैल्यू है जो आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए करते हैं। तो आप दोनों में क्या कर सकते हो, दोनों में अलग अलग आप रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करिए और दोनों रेंज को इक्वल पुट कर दीजिए। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है रेंज का। तो रेंज का फॉर्मूला होता है आई आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यहाँ पे u क्या है, u है आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जिससे आपने फेंका था, थीटा होता है इनिशियल एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जो आप फेंकते हो, और g है उस प्लेनेट का ग्रेविटी। अर्थ है तो अर्थ, कोई दूसरा प्लेनेट है तो वहाँ की ग्रेविटी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में ना तो गिवन होगी, आपसे पूछा जाएगा। तो आइए, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो उसके लिए अप्लाई करते हैं। u का मतलब हो गया 5, तो 5 स्क्वायर साइन 2 थीटा को साइन 2 थीटा ही रहने देते हैं, और ग्रेविटी आपको दी है 9.8। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9, बट मैं 3 स्क्वायर लिखता हूँ, साइन 2 थीटा, एंगल चेंज नहीं किया तो साइन 2 थीटा ही रहेगा, और ग्रेविटी को मैंने कहा जी डैश, जो हमें फाइंड करना है। तो भैया 2 थीटा ने 2 थीटा को मार दिया, तो यहाँ से आप फर्दर सॉल्व करोगे तो जी डैश, तो ये हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे जी डैश उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 25। इसका आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा लगभग 3.5 के आसपास, और इसका यूनिट आप लिख देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो ट्रेजेक्ट्री से आपको ध्यान रखना है, ट्रेजेक्ट्री मतलब आप रेंज का फॉर्मूला इक्वल कर दीजिए, या फिर हाइट का फॉर्मूला भी इक्वल कर सकते हैं। थीटा से हम दे रखा था, स्पीड अलग अलग, दोनों की रेंज को बराबर करा और आपका आंसर आ गया 3.5। चलिए अपना वीडियो का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन करते हैं।
तो हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस। आपको आर वेक्टर दे रखा है, इसमें आई कैप के साथ कुछ आपको एक्स कॉम्पोनेंट दिया है और जे कैप के साथ आपको वाई कॉम्पोनेंट दिया है। आई कैप के साथ जो लिखा होता है उसको एक्स कॉम्पोनेंट कहते हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन में मोशन किस तरीके का है, और जो जे कैप के साथ मल्टीप्लाई में है उससे पता चलता है कि वाई डायरेक्शन का मोशन किस तरीके का है। तो मैं अगर इस आर वेक्टर में से एक्स का वैल्यू बाहर निकालना चाहूँ तो x का वैल्यू आप लिख सकते हो 4 sin 2 पाई टी आई कैप, ये है आपका x का वैल्यू। और अगर आप y डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो y का वैल्यू हो जाएगा 4 cos 2 पाई टी। आप आई कैप या जे कैप मत लिखें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आई कैप और जे कैप लिखने का मतलब तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूं। तो आपने खाली मैग्नीट्यूड लिखा x का 4 sin 2 पाई टी और y का लिखा 4 cos 2 पाई टी। ओके, अगर आप दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, दोनों को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी निकल सकती है, उसको फर्दर डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन भी आ सकती है, एक्स डायरेक्शन की अलग और वाई डायरेक्शन की अलग। बट इसके ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। आपको कह रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 8 पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेंगे, उसका डिफरेंशिएट कर लेंगे। अगले ऑप्शन में बोल रहा है पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। तो अगर आप किसी का भी ये जानना चाहते हैं कि जो पाथ वो सर्कल है कि नहीं, तो सर्कल की आपको बेसिक एक इक्वेशन आनी पड़ेगी। आपको आना चाहिए बेसिक सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। तो सर्कल की इक्वेशन होती है कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसी भी सर्कल की एक जनरल इक्वेशन होती है अगर उसका सेंटर जो है वो 0,0 पे लिया जाता है। मतलब अगर सर्कल का सेंटर 0,0,0 पे है और उसका रेडियस a है, तो उसका जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। नीट के क्वेश्चंस में यही वाली इक्वेशन यूज होती है, बाकी दूसरी इक्वेशन यूज नहीं होती। इसमें सर्कल का सेंटर कहीं और दिया जाता है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट आईआईटी में पूछे जाते हैं। तो बट इसमें ध्यान रखेंगे आप, सर्कल की इक्वेशन याद रखनी है। अब आप एक काम करो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, देखो क्या ए स्क्वायर का कुछ इस प्रकार का टर्म बन रहा है। तो अगर आप एक्स को स्क्वायर करोगे तो आएगा 4 sin 2 पाई टी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे पूरा तो 16 sin स्क्वायर 2 पाई टी, उसमें ऐड कर दीजिएगा 4 cos 2 पाई टी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि इसमें 16 कॉमन आ जाएगा और अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। थीटा मतलब 2 पाई टी को मैं थीटा बोल रहा हूँ। तो बेसिकली ये सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 लिखा जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है। तो ये बचा 16 को आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने पे आता है 4 स्क्वायर। इसका मतलब जो रेडियस आ रहा है जिसको मैंने ए माना है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू यहाँ पे है 4 मीटर में अगर आप ले रहे हो तो सारी की सारी वैल्यूज़। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है कि ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है वो एक सर्कल की इक्वेशन है। जो रेडियस आपको दे रखा है कि एक्स और वाई का स्क्वायर करने पे ऐड करने पे एक रेडियस का स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, मतलब सेकंड ऑप्शन एकदम ठीक है। बट बाकी ऑप्शंस भी ट्राई करते हैं कि सही है कि गलत है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 पाई मीटर पर सेकेंड। अब एक काम करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो भैया एक्स और वाई को जरा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स को डिफ्रेंशिएट करा तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में आ जाएगी आपकी 4, तो एज इट इज़ है, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और 2 पाई टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बचेगा 2 पाई और साइन थीटा का हो गया कॉस 2 पाई टी। आगे आप वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वी वाई आ जाएगा, वो आएगा -4 इंटू 2 पाई कॉस थीटा का आपने किया माइनस साइन, ये हो जाएगा 2 पाई टी। अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये वी एक्स, ये आई कैप इसके साथ आएगा अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूं, और ये वी वाई अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूं उसके साथ जे कैप आएगा। आई कैप और जे कैप मतलब एक एक्स की तरफ है और एक वाई की तरफ है, तो जे कैप आ गया। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें, किसी भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होगा √ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं तो स्क्वायर करके पाइथागोरस आपको लगाना पड़ेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, वी एक्स और वी वाई का वैल्यू पुट कर देंगे तो वी एक्स स्क्वायर करेंगे और वी वाई स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा 16 4 जा 64 और अंदर बचेगा यहाँ पे पाई स्क्वायर भी हम कॉमन कर लेंगे। अंदर जो टर्म बचेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो की 1 हो जाएगी। फिर इसको आप √को सॉल्व करेंगे तो बचेगा 8
पाए, और यही मैग्नीट्यूड है, इसको मीटर पर सेकंड में आप लिख सकते हो। मतलब जो पहला ऑप्शन है ये भी सही है। ये जो आंसर है इसके वो मोर देन 1 करेक्ट वाले आंसर है। मतलब पहला ऑप्शन भी सही हो चुका है, दूसरा ऑप्शन भी अभी अभी मैंने बताया सही है। अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर वेक्टर। ओके, जरा देख लेते हैं। आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर है तो माइनस आर किस तरफ होगा देखते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे। तो आइए करते हैं जरा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। तो स्क्रीन पे आपके सामने है vx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा ax एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा माइनस 8 पाई तो पहले से था, 2 पाई और आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी। और अब आप y डायरेक्शन की बात करेंगे, ay मतलब vy को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ए वाई इज इक्वल टू साइन का तो साइन ही रहेगा माइनस 16 पाई स्क्वायर, और यहाँ बचेगा साइन 2 पाई टी। और अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूँ तो ए वेक्टर ए एक्स के साथ आई कैप आएगा और ए वाई के साथ आएगा जे कैप। ये रहा आपका ए वेक्टर का वैल्यू। अगर आपसे मैं कहूँ कि ए वेक्टर मुझे बताइए तो इज इक्वल टू करके आप बीच में प्लस लगाएं अगर, तो ये x कंपोनेंट है और ये आपका y कंपोनेंट है। अब अगर आप मैं r वेक्टर को आपको दिखाऊं तो r वेक्टर में क्या था, r वेक्टर में यहाँ पे था 4 साइन कोस पाई आई कैप और ये था 4 कोस 2 पाई जे कैप। मतलब ये प्लस आई और प्लस जे है। इसमें r वेक्टर में एक प्लस आई है और एक प्लस जे है, जबकि a वेक्टर में क्या है, ए वेक्टर में माइनस आई है और यहाँ पे माइनस जे है। मतलब अगर आर वेक्टर इस तरफ था, ईस्ट की तरफ, तो आपका जो ए वेक्टर है वो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ये होगा आपका ए वेक्टर, जो कि एकदम सही बात है। तो थर्ड ऑप्शन आपको क्या बोलता है, थर्ड ऑप्शन आपको बोलता है एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर वेक्टर। तो ये भी एकदम ठीक बात है कि आर वेक्टर अगर इधर था तो एक्सेलरेशन के सामने आई की जगह माइनस आई आ गया और जे की जगह माइनस जे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। इसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर बाई आर, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यार ये तो आपको पता ही होगा, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसका वैल्यू होता है v स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसी को कहा जाता है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि ac का जो वैल्यू होता है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, v स्क्वायर बाई आर। ये इसका मैग्नीट्यूड दिया जाता है और यही आपको कह रहा है आपके फोर्थ ऑप्शन में कि जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो v स्क्वायर बाई आर है। तो हाँ जी, ये v स्क्वायर बाई आर ही होगा। अगर पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आपको इसको करना है कि डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ जाए और वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आ जाए, और आप जो जो ऑप्शन है सबको ट्राई करो तो आप बाद में पाएंगे कि चारों ऑप्शन इसके सही हैं। तो आज हमने टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं फ्रॉम 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन। इसमें रिवर बेस्ड प्रॉब्लम हम करेंगे, रेन वाली प्रॉब्लम्स हम करेंगे, वेक्टर तो हमारा चल ही रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताएंगे, आपको सिखाएंगे। प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।